Hello students, today I will discuss chapter 1 sets of class 11th and today my topic is Venn diagram, union of two sets, intersection of two sets, difference of two sets and complement of sets and their properties. Okay, so students, now see first Venn diagram. Okay, so Venn diagram देखिए, most of the relationship between the sets can be represented by means of a diagram which are known as Venn diagram. क्लियर हो गया ये कि आपके जो कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, इनको हम लोग जो है वेन डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, वेन डायग्राम में डालना ही वेन डायग्राम कहलाता है. ओके, वेन डायग्राम आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन. ओके, जॉन वेन, मतलब इसको इन्होंने जॉन वेन ने वो किया और उनका जो वो था 1834 to 1883. ओके, दीज डायग्राम consists of rectangles and closed curves, usually circles. Clear? जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है, the universal set is represented usually by a rectangle. मतलब कहने का ये हुआ, जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसे हम डिनोट करेंगे एक रेक्टेंगल बनाकर. मान लीजिए सपोज दैट यूनिवर्सल सेट में आपके कुछ मेंबर्स दिए गए हैं, सपोज नेचुरल नंबर ही दिए गए 1 2 आपके पास में, सपोज 10 नेचुरल नंबर है, तो आप क्या करोगे, ये आप रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे, देन आफ्टर उसमें सारे एलिमेंट आप लिख देंगे. क्लियर? अच्छा, उसके बाद एंड इट्स सबसेट बाय सर्कल, और अगर इसके कोई सबसेट हैं तो उसे हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे. सपोज दैट हम कहते हैं कि ए एलिमेंट है जिसमें कि क्या है 2 4 6 8 10 है, तो जब भी कभी कोई हम सबसेट बनाएंगे तो सबसेट बनाने का मतलब क्या हुआ, उसे हम सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे और उसे हम रेक्टेंगल के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे. मतलब कहने का ये हो गया कि उसे हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर. ओके, इन वेन डायग्राम द एलिमेंट ऑफ द सेट्स आर रिटन इन देयर रेस्पेक्टिव सर्कल्स. फिगर नंबर्स 1.3 एंड 1.2 आप देख सकते हैं. ओके, तो इस तरीके से ये हमारा वेन डायग्राम में हम जो है किसी यूनिवर्सल सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ आपको समझ आ गई. अब इसके लिए हम एक इलिस्ट्रेशन लेते हैं. नंबर 1, इन फिगर 1.2 u इज इक्वल टू 1 to 10 इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ विच a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 इज सबसेट. तो आपको इस देखिए, इसमें 1.2 फिगर आपका ये है, राइट. इस पे देखिए u बनाया है, u में क्या डाल दिया 1 to 10 मेंबर डाल दिए, लेकिन जो a है उसमें क्या हुआ 2 4 6 को एक साथ लेकर उस सेट के अंदर उसको रख दिया है. तो ये इस तरीके से हम वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर? नाउ सी इलिस्ट्रेशन 2. इन फिगर 1.3 u इज इक्वल टू 1 to 10 है, इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ विच a इज इक्वल टू 2 4 6 8 है एंड b इज इक्वल टू 4 6 है, आर सबसेट्स. ऑल्सो कह रहे हैं b सबसेट ऑफ a है, राइट. तो इसके लिए सबसे पहला काम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, उसमें मेंबर्स आप डालिएगा, उसके अंदर सारे मेंबर होंगे, बट आप जो a लिखेंगे उस a में क्या करोगे, a में आप डालोगे 2 4 6 8 10, लेकिन जो 4 6 है वो b में है, तो अब क्या करोगे, इसी के अंदर एक सेट और बना दोगे वेन डायग्राम से, उसमें 4 6 आ जाएगा. तो यहाँ से चीज़ें आपको पता चल रही हैं कि आपका जो है ए और बी हमारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं. क्लियर हो रहा. उसके बाद
बी जो है वो ए का सबसेट है। वो क्लियर हो रहा है आपको? ओके ओके। तो इस तरीके से जो है हम वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट और किसी सेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यूनियन ऑफ सेट्स में। तो यूनियन ऑफ सेट्स हमारा क्या होता है? यूनियन का मतलब आपको पता है कि सपोज लेट ए एंड बी बी टू एनी सेट्स। ओके, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज सेट, बी इज द सेट, सॉरी B is the set which consists of all element of A and all element of B, the common elements being taken only once, right? कहने का मतलब ये होगा कि अगर A और B हमारे कोई दो सेट्स हैं तो उसमें हमारा जब कहीं यूनियन लिया जाएगा तो A के सारे एलिमेंट, B के सारे एलिमेंट, लेकिन A और B में जो हमारे कॉमन होंगे उन्हें हम वन टाइम लिखेंगे। तो ये टोटल हमारा जो बनकर तैयार होगा उसे हम लोग यूनिवर्सल सेट कहेंगे, और सॉरी यूनियन सेट कहेंगे, सॉरी यूनियन सेट, राइट, यूनियन ऑफ सेट्स हो जाएगा, ठीक। और द सिंबल A, द सिंबल यूनियन इज यूज्ड टू डिनोट द यूनियन, और ये U जो है डिनोट करता है किस चीज़ को? यूनियन को, राइट। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं सिम्बोलिकली वी राइट, सिंबल से उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ए यूनियन बी, एंड यूजुअली रीड एज, उसे हम ए यूनियन बी रीड करेंगे। बात समझ में आ गई? यूनियन ऑफ सेट क्या है? ओके, नाउ सी सम एग्जांपल्स। सी दिस एग्जांपल 12, लेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड बी इज इक्वल टू आपका गिवन है 6 8 10 12, देन फाइंड ए यूनियन बी। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा ए और बी में कुछ मेंबर ऐसे हैं जो हमारे कॉमन है, जैसे कि 6 और 8 है जो दोनों में कॉमन है। तो क्या करोगे? ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट, बट आप जो दोनों में कॉमन है उसे वन टाइम लिखोगे। तो कुल मिला के ए यूनियन बी हमारा जो होगा वो क्या होगा? 2 4 6 8 10 12 हो जाएगा। क्लियर? वही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन की गई। नोट दैट द कॉमन एलिमेंट ऑफ 6 and 8 हैव be taken only once while writing A union B। तो ये आपका हो गया A union B। इसी तरीके से नाउ एग्जाम्पल 13, लेट A is equal to A E I O U and B is equal to A I U, show that A union B is equal to A। ओके, तो सब नाउ फर्स्टली फाइंड चिल्ड्रन A union B। तो इट इज क्लियर फ्रॉम अबव A I and U are A and B both sets, right? So we can A union B, we can write A union B A E I O U। So children स्टूडेंट्स आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये जो A union B निकला है वही हमारा सेट A है, तो इसलिए दोनों इक्वल हुए। दिस एग्जाम्पल illustrates the union of sets A and its subset B is the set A itself, that is if B सबसेट ऑफ A then A union B is equal to A है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे B A का सबसेट भी है और A union B हमारा A के इक्वल भी है। ओके, नाउ सी एग्जाम्पल 14, लेट X हमारा क्या है? राम, गीता, अकबर, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। लेट Y इज इक्वल टू गीता, डेविड, अशोक, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11th हु आर इन द स्कूल फुटबॉल टीम। तो फाइंड करना है X यूनियन Y एंड इंटरप्ट द सेट्स। सो स्टूडेंट्स इसके लिए क्या है? वी हैव X यूनियन Y। देखिए आप सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि यहाँ जो गीता है वो दोनों में कॉमन है। सो X यूनियन Y जो आप लिखेंगे राम, गीता, अकबर, डेविड, अशोक। गीता को वन टाइम में लिखेंगे बिकॉज बोथ सेट में गीता रिपीट है। ओके, दैट्स वाई टेकन ओनली वन टाइम्स, राइट। ओके, दिस इज द सेट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11th हु आर इन द हॉकी टीम और फुटबॉल टीम और बोथ। कुल मिला के जो यूनियन होता है उसे हम लोग और भी कहते हैं, जैसे ए यूनियन बी अगर कहीं होगा, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि ए यूनियन बी को हम लोग मैथमेटिकली या सिम्बोलिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब इसके बाद देखिए इसकी डेफिनीशन देखते हैं। तो डेफिनीशन में क्या है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी, ओके, विच कंसिस्ट्स of all those element which are either in A or in B
इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ, राइट। सो in symbols में we can write A union B is equal to X such that X belong to A और X belong to B। देखिए स्टूडेंट्स, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम लोग प्रूविंग करेंगे तो ये चीज़ हमें लर्न होगी, तभी हम आसानी से प्रूविंग करेंगे। क्लियर? तो A यूनियन B इज इक्वल टू आपका क्या हुआ, X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। ओके, नाउ ए यूनियन बी को हम लोग वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? द यूनियन ऑफ टू सेट्स कैन रिप्रेजेंटेड बाय अ वेन डायग्राम एज शोन इन फिगर दिस। देखिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, देन आफ्टर हम ए सेट बनाएंगे, देन आफ्टर हम बी सेट बनाएंगे। अब जो ए और बी के सारे मेंबर हुए वो टोटल आपका जितना शेडेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो पोर्शन ए यूनियन बी का है। क्लियर? अच्छा, इसके कई केस हो सकते हैं, इसके दो केस और होंगे। एक केस स्टूडेंट्स ये होगा कि जब ए और बी हमारे क्या हो, डिसजॉइंट सेट हों। व्हाट इज डिसजॉइंट सेट्स? दो सेट्स हैव देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, राइट। दिस इज नोन एज डिसजॉइंट सेट। तो ए हमारा कुछ होता, सपोज ए हमारा होता इवन नंबर, बी हमारा होता ऑड नंबर। तो इस केस में जब इसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते तो ए यहाँ अलग बनाते और बी यहाँ अलग बनाते। क्लियर? दोनों में कोई ये जो कॉमन पोर्शन की बात है कहीं कुछ नहीं होता। तो एक तरीका ये भी है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ इवन, सेट ऑफ ऑड की बात हुई है तो इसमें डाल दोगे सेट ऑफ इवन और इसे इधर डाल दोगे सेट ऑफ ऑड, लेकिन दोनों में कॉमन नहीं रहेगा। ओके। तीसरा केस इसमें स्टूडेंट्स होता है कि अगर ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी का मतलब क्या हुआ, ए जो है वो बी के अंदर है। तो उस केस में क्या होगा, एक तो आप बी सेट बनाओगे। सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए इज इक्वल टू हम ले लेते हैं, सॉरी बी इज इक्वल टू ले लेते हैं 1 to 10 और ए इज इक्वल टू ले लेते हैं 1 to 3। तो क्या करोगे, बी आप बनाओगे, बी में 1 to 10 पूरे मेंबर लिखोगे और ए में 1 to 3 था तो यहाँ ए लिखकर इसमें 1 to 3 डाल दोगे। तो ये भी केस हमारा जो है इसका होगा और इसको हम वेन डायग्राम में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? अब आते हैं स्टूडेंट्स, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो हमारी क्या है, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस ऑफ यूनियन। देखिए कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, यूनियन, ऑपरेशन ऑफ यूनियन की। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ हमारा जो होता है वो होता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। कहने का मतलब ए का बी के साथ यूनियन जो आएगा वही बी का ए के साथ यूनियन, अगर दोनों इक्वल आ गए तो उसे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स एसोसिएटिव लॉ में। एसोसिएटिव लॉ हमारा वो होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो एसोसिएटिव लॉ होता है वो स्पेशली 3 सेट्स के लिए होता है। तो उसके लिए ए बी सी 3 सेट होना ज़रूरी होगा। तो उसके लिए क्या होगा, ए यूनियन बी स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में इसे रखोगे स्मॉल ब्रैकेट में, देन इसका यूनियन लोगे सी के साथ। अब ये जो रिजल्ट आपका है, अब ए अलग हो जाएगा और बी यूनियन सी एक साथ हो जाएगा। मतलब कहने का ए यूनियन और इन ब्रैकेट बी यूनियन सी, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो उसे बोलोगे वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ ये हमारा यूनियन का है अभी। क्लियर? अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम ए यूनियन फाई लेते हैं, ए हमें पता है कोई सेट है, फाई हमें पता है इम्पटी सेट है, राइट, उसमें आइडेंटिटी भी कह सकते हैं आप उसको, फाई को हम, ठीक। तो इसके केस में हमारा ए ही मिलेगा। वाई? बिकॉज ए हमारा कोई सेट है, फाई में तो कोई मेंबर ही नहीं, तो हम क्या कहते हैं, यूनियन का मतलब हुआ या ए और बी में जो भी कॉमन हो, और या फिर ए और बी के सारे एलिमेंट हम लोग लिखते हैं, बट कॉमन को 1 टाइम लिखते हैं तो उसके हिसाब से ए ही तो मिलेगा। तो इसे हम लोग जो है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कह सकते हैं, और फाई इज़ द आइडेंटिटी ऑफ यू, फाई को यहाँ पे यू की आइडेंटिटी कहेंगे। क्लियर? अब इसके बाद आता है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है कि कोई सेट है, उस सेट का उसी के साथ यूनियन अगर आप ले, ए जैसे सेट है, ए के साथ ही उसका यूनियन अगर आप लेते हैं तो वो ए के इक्वल आएगा, तो इसे हम लोग आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है लॉ ऑफ यूनियन, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, राइट, यूनियन नहीं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल यूनियन ए करेंगे तो आपको यूनिवर्सल ही मिलेगा। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट में 1 to 10 मेंबर हैं और ए में हमारे पास 1 to 3 है, तो क्या आएगा, इसका यूनियन निकालोगे तो यही तो आएगा, यू के इक्वल आ जाएगा। तो इसे हम लोग लॉ ऑफ यूनियन कहते हैं। अच्छा, ओके, तक क्लियर?
अब इसके बाद आते हैं हम लोग इनकी प्रूविंग्स में, लेकिन इनकी जो प्रूविंग है वो हम आपको लास्ट में बताएंगे, लास्ट लेक्चर जब हम देंगे। इसके बाद ये पूरा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद तब हम इन सब की प्रूविंग्स आपको समझाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, यूनियन ऑफ टू सेट्स देखा। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? इंटरसेक्शन में मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि जैसे ए और बी हमारे कोई दो सेट हैं, तो उसमें क्या है, जो दोनों में कॉमन मेंबर होंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हें लिखेंगे। जैसे ए सेट हमारा 1 2 3 4 5 है और बी सेट हमारा 4 5 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, 4 5, राइट। और जो इंटरसेक्शन होता है उसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, मतलब जो आपका यू होता है उसे पलट दोगे, राइट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, राइट। यही मैंने आपको बताया। द सिंबल इंटरसेक्शन इज यूज्ड टू डिनोट द इंटरसेक्शन, ये जो सिंबल है वो इंटरसेक्शन को डिनोट करता है, क्लियर। इसके बाद आता है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, ओके। अब इसको हम सिम्बोलिकली किस तरीके से बताएंगे, सिम्बोलिकली वी राइट ए इंटरसेक्शन बी, और इसका मतलब क्या हुआ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। देखिए यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अभी वहाँ मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ और लग गया था। तो इंटरसेक्शन और यूनियन में क्या डिफरेंस है, सिंबॉलिकली समझ में आपको आ गया। दूसरा ऐसे डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, ओके। अब इसके बाद हम लोग ले लेते हैं कंसीडर द सेट ए एंड बी ऑफ एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 में हमने ए की वैल्यू कुछ बताई थी, बी की वैल्यू कुछ बताई थी। ए बी आपको कुछ गिवन था, बस दोनों में आप कॉमन, इससे पहले हमने आपको बताया ये, तो दोनों में आप देखोगे 6 और 8 हमारे क्या हैं, आर ओनली एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, हेंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 6, 8 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग एग्जाम्पल नंबर 14 का देख लेते हैं। जैसा कि दोनों में गीता कॉमन थी, तो उसके केस में क्या होगा, वी सी दैट द एलिमेंट गीता इज द ओनली एलिमेंट कॉमन टू बोथ, हेंस ए एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू सेट में गीता आ जाएगी, राइट। अब आता है इसके बाद एग्जाम्पल 17 देखते हैं हम लोग। तो ए इज इक्वल टू दिया है 1 to 10, बी इज इक्वल टू 2 3 5 7, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड हेंस शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, ये हमें शो करना है, ओके। तो सबसे पहला काम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो हम देख रहे हैं ए में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, राइट। सॉरी, ये बी के अंदर है और ए के अंदर क्या है, 1 to 10 है मेंबर, तो हम लोग यहाँ से 2 3 5 7 लिखेंगे, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये हो जाएगा, बी के इक्वल हो गया, ओके। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो बी है, देखिए बी 2 3 5 7 था, तो बी के इक्वल ही मिल गया, दैट इज़ वही सेट हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हमारा यहाँ से बी आ गया। अब दूसरी चीज़ हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जो बी मेंबर हैं वो सारे ए में हैं, इसका मतलब बी जो हुआ वो सबसेट ए का हुआ, नहीं हुआ, तो यानी कि बी सबसेट ऑफ ए हुआ, एंड दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हम बी लिख सकते हैं, ओके। तो ये हो गया। अब हम लोग इसमें आते हैं डेफिनेशन में। तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, वही डेफिनेशन है, ओके। यानी कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, ओके। सिम्बोलिकली वी राइट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब इसे हम लोग वेन डायग्राम में अगर दिखाते, तो वेन डायग्राम में सबसे पहला काम यूनिवर्सल सेट दिखाएंगे, देन आफ्टर ए बनाएंगे, देन आफ्टर बी बनाएंगे। ये वो सेट हैं जिनमें कि ए और बी में से कुछ कॉमन मेंबर हैं, तो वो ये चीज़ यहाँ पे जो सॉलिडेड पोर्शन दिखा रहा है वो आपका इंटरसेक्शन को शो कर रहा है। अच्छा, जैसे मैंने आपको यूनियन में 3 कंडीशन बताई, वैसे यहाँ भी 3 कंडीशन हो सकती है, ओके। तो उसकी कंडीशन क्या होंगी, उसकी कंडीशन के लिए सपोज दैट आपका यहाँ पे आपका होता ए हमारा इवन नंबर होता, बी हमारा ऑड नंबर होता, तो क्या करेंगे, दूर दूर बना देंगे, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप सेडेड कुछ नहीं करोगे। लेकिन वहाँ जो मैंने आपको ए और बी के लिए बताया था,
आप बनाओगे आसपास इनको, लेकिन उनके सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। यहाँ क्या है, फाई आ जाएगा उस केस में। दूसरा केस तीसरा केस आपका ये हो सकता है कि ए आपका क्या हो, सबसेट हो बी का, तो उसके केस में क्या होगा, मान लो ये हमारा बी हो गया और ए इसके अंदर बनेगा, तो अगर ये इसका सबसेट है तो सिर्फ आप ए को सेलेक्ट कर दोगे, तीसरी कंडीशन आपकी हो गई। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, ये देखिए वही कंडीशन यहाँ पे ले लिया इन्होंने, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी फाई देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। वही मैंने आपको बता दी थी कि ये कंडीशन आपकी होगी इसमें। और b इज इक्वल टू 1 2 ए, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, a इज इक्वल टू 2 4 6 8 है एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 5 7 है। देन a and b are disjoint sets, okay, because there are no element which are common to a and b. The disjoint set can be represented by means Venn diagram as shown in this figure. बता चुका हूँ मैं आपको, ओके स्टूडेंट्स। अब हम लोग आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शंस, ओके। तो देखिए कम्यूटेटिव लॉ मैंने वहाँ भी आपको बताया था, कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर भी, बस वहाँ यूनियन था, यहाँ क्या होगा, इंटरसेक्शन लग जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। एसोसिएटिव लॉ मैंने वहाँ भी आपको बताया था, एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर भी है, बस क्या हुआ, इंटरसेक्शन लगेगा तो ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में पहले रखोगे, देन इंटरसेक्शन सी करेंगे, इज इक्वल टू करेंगे, ए को आप बाहर करेंगे और बी और इंटरसेक्शन सी को ब्रैकेट में ले लेंगे, तो ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब उसके बाद लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन अगर देखते हैं तो इसके लिए क्या है, फाई इंटरसेक्शन अगर ए निकालते हैं तो फाई मिलेगा, बिकॉज फाई इज द नल सेट दैट इज देयर इज नो एलिमेंट, और ए में हमारे कुछ मान लो मेंबर होंगे, तो हम इंटरसेक्शन क्या लेते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। यूनियन इंटरसेक्शन ए अगर लेते हैं तो वो ए आएगा, वाई, बिकॉज ए जो होगा वो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो होगा ही होगा, दैट्स वाई, राइट। इसके बाद आता है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ देखिए वहाँ भी मैंने आपको बताया, आइडेम्पोटेंट लॉ यहाँ भी है, तो इसके लिए बस इंटरसेक्शन लगा दो, ए इंटरसेक्शन ए हमारा एक इक्वल आ जाएगा। यहाँ एक चीज़ और ऐड हो गई है, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन। तो क्या हुआ, ये चीज़ यहाँ पर जो है वो क्या करेगा, ए इंटरसेक्शन बी एक ब्रैकेट में रखोगे, यूनियन लगाओगे, फिर ए को डिस्ट्रीब्यूट सी के साथ कर दोगे, तो ये हो जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तो देखिए इन सब की प्रूविंग भी हमारे पास में है, लेकिन हम अभी ये नहीं आपको आगे चल में समझाएंगे सब, ठीक। अब आते हैं, दिस कैन बी सी इन द ईजिली फॉर्म शोइंग द वेन डायग्राम। अब देखिए जैसे बी यूनियन सी है, तो इसको कैसे इसमें दिखाओगे, बी यूनियन सी, अगर ए बी सी कोई 3 सेट्स होते तो उसके लिए बी यूनियन सी लेते तो पूरा सेटेड हो जाएगा और ए यहाँ बना दोगे। फिर इसी तरीके से मान लो ए यूनियन बी दिखाना, ए इंटरसेक्शन बी दिखाना होता ए बी सी के सेट में, तो क्या होता है, सिर्फ इंटरसेक्शन वाला पोर्शन आप ले लोगे। तो ये हमारा हो गया इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की। देखिए अगर हमें आपको मतलब अब सपोज दैट हमें डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पता करना है, यानी कि 2 सेट का डिफरेंस निकालना है, तो उसके लिए बेसिकली क्या करोगे, द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। कहने का मतलब ए और बी का डिफरेंस क्या हुआ कि दिस ऑर्डर टू सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी, मतलब जो ए को करता हो लेकिन बी को बिलोंग नहीं करता हो, वही हमारा क्या होगा, डिफरेंस होगा। अब आते हैं इसको हम सिम्बोलिकली कैसे लिखेंगे। सिम्बोलिकली बात करेंगे तो वी राइट ए माइनस बी एंड इसको रीड एज क्या करोगे, ए माइनस बी। तो अब हम इसको देखते हैं ज़रा किस तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एक एग्जाम्पल नंबर 18, लेट ए 1 2 3 4 5 6 है, बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 है। अब अगर हमें ए माइनस बी करना है या बी माइनस ए करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने आपको यहाँ बताया कि ए को बिलोंग करता हो बट बी को बिलोंग ना करता हो। जब आपको ए माइनस बी लेना है तो सबसे पहला काम, ए बी में क्या कॉमन उसे क्रॉस कर लो, 4 कट गया जा, ठीक है। 6 देखोगे 6 कट जाएगा, 8 नहीं, कोई बात नहीं, तो 2 4 6, तो 2 4 6 को हटाइए। अब यहाँ ए में क्या बचा, 1 3 5, तो यही ए माइनस बी हो जाएगा। समझ गए बात।
सिंस द एलिमेंट 1 3 5 बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी, एंड अगर b माइनस ए लेते हैं तो b माइनस ए लेने के लिए फिर आप कट करोगे। अब जो b में बचेगा वो लिखोगे, तो 2 4 6 तो यहाँ भी था, कट हो गया। अब जो b में बचेगा वो आएगा b माइनस ए में। a माइनस b में a के एलिमेंट आते हैं और b माइनस ए में b के एलिमेंट आते हैं। सिंस द एलिमेंट 8 बिलोंग टू b एंड नॉट टू a, वी नोट a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस। तो आपने यहाँ ये चीज़ भी देख लिया कि a माइनस बी हमारा जो है वो b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। ओके, अब अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो इसी एग्जांपल 19, लेट v इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड b इज इक्वल टू ए आई के यू गिवन है। तो आपको फाइंड करना है v माइनस बी एंड b माइनस वी। तो देखो v माइनस बी अगर आप लोगे तो v और b में तो पहले तो आप कॉमन करो, कट करो, a हुआ कट हुआ, i हुआ कट हुआ। अब देखो v में क्या बचा, u भी है, u भी कट हो जाएगा, तो i में बचा, v में बचा क्या, v में बचेगा e और o, तो दैट इज v माइनस b हमारा जो होगा वो e कॉमा o होगा। सिंस द एलिमेंट्स e कॉमा o बिलोंग टू v बट नॉट टू b। ओके, अब अगर हम लोग b माइनस वी लेते हैं तो b माइनस वी का मतलब पहले हम कॉमन काटते हैं तो a i u कट करेंगे। अब हमारा यहाँ सिर्फ k बचेगा तो हम लोग यहाँ k लिख लेंगे। तो सिंस द एलिमेंट k बिलोंग टू b बट नॉट टू v। ओके, अब आते हैं वी नोट दैट v माइनस वी नॉट इक्वल टू b माइनस वी यूजिंग द सेट बिल्डर नोटेशन वी कैन रिराइट द डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंस एज। अब a माइनस बी को हम लोग इस तरीके से कैसे लिखें, इसकी डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, सिम्बोलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको लिखने का वे क्या होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू जो होगा वो लिखा जाएगा x सच दैट x बिलोंग टू a बट एंड x नॉट बिलोंग टू b। मतलब कहने का a माइनस बी हमारा क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग टू b। लेकिन अगर आप b माइनस ए लिखते तो यहाँ लिखते x सच दैट x बिलोंग टू b एंड x नॉट बिलोंग टू a। ओके, तो ये आपका b माइनस ए के लिए हो गया। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a एंड b कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम में इसे कैसे दिखाओगे, तो वेन डायग्राम में इसे दिखाने के लिए क्या हुआ, a माइनस बी लिखना है तो a यहाँ बना दिया, b यहाँ बना दिया। अब हम क्या बता रहे हैं, जो a में बसता है वही है, तो a में देखिए a का मेंबर सिर्फ इतना है, तो ये हमारा a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। अब लेकिन मान लीजिए आपको यहाँ पे बनाना होता b माइनस ए, तो b माइनस ए करते तो इधर b वाला पोर्शन आप शेडेड कर लेते, ठीक है। रिमार्क में देखते हैं द सेट a एंड a माइनस बी ए इंटरसेक्शन b माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। कहने का मतलब a माइनस बी b इंटरसेक्शन b एंड b माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं, सारे हमारे डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। कैसे, अब देखते हैं। a माइनस बी का पोर्शन देखो ये आ गया, b माइनस ए निकालोगे तो ये आ गया, और a इंटरसेक्शन b निकालोगे तो ये आ गया। तो कुल मिला के तीनों जो हमारे फॉर्म बने हैं उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। दैट्स वाई हम इन तीनों को क्या कह सकते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कह सकते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी ऑफ दीज टू सेट्स इज नल सेट एज सोन इन 1.9 फिगर। ये भी चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गई है, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स पे, राइट। अब कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्स हमारा क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए बेसिकली हम लोग यहाँ पे जैसे ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे हमने लिया हुआ है कुछ एग्जांपल लिया हुआ है कि लेट, हाँ ये है देखिए, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज प्राइम नंबर्स दैट आर नॉट डिवाइजर ऑफ 42। दस a इज इक्वल टू हमारा क्या है, x सच दैट x बिलोंग टू यू एंड x इज नॉट अ डिवीज़र ऑफ 42। तो we see 2 belong to you but 2 not belong to a, right, because 2 is divisor of 42. Similarly 3 belongs to you but 3 not belongs to a, and 7 belong to you but 7 not belong to a. So now 2 3 7 are the only element of u which do not belongs to a. Okay, so the set of these 3 prime numbers, that is the set 2 3 7 is called the complement of a with respect to u and it is denoted by a dash। अब हम इसको ऐसे समझते हैं,
सपोज हमारे पास u में क्या था, u में यहाँ बताया गया है कि जो कि u में सारे प्राइम लिए गए हैं, लेकिन उसमें क्या नहीं है, x इज़ नॉट डिवाइजर ऑफ 42, राइट, वो नहीं है, तो u हम लिख लेंगे। और a हमारा जो है वो क्या है, a की अगर बात करते तो a में 3 नहीं है, 7 नहीं है और आपका 2 नहीं है, तो उसके हिसाब से ये हमारा हो गया, ठीक है, दैट इज़ 2 3 7, ये हमारा हो जाएगा। तो कुल मिला के सो वी हैव a डैश इज इक्वल टू 2 3 7 हुआ, दस वी सी दैट a डैश इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू u एंड x नॉट बिलोंग टू a। मतलब कहने का अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल और लेके समझाता हूँ। जैसे हमने यूनिवर्सल सेट सपोज दैट ले लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और हम ए सेट की बात कर लेते हैं, सेट ऑफ इवन ले लिए। तो अगर हमें ए सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो उसे हम ए डैश से लिखेंगे और उसे लिखेंगे u माइनस ए। तो देखिए यूनिवर्सल सेट में हमारे नेचुरल थे और ए में हमारे इवन थे, तो नेचुरल में अगर इवन माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा ना। तो कुल मिला के ए डैश हमारा जो होगा वो क्या निकल आएगा, सेट ऑफ ऑड आ जाएगा। क्लियर, ये एग्जांपल समझ में आ गया आपको, ओके। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो क्या है जरा, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ए एंड ए कैपिटल ए अ सबसेट ऑफ यू, then the complement of a is said a is the set of all elements of u which are not the elements of a. Symbolically we write a dash to denote the complement of a with respect to u, okay। thus a dash is equal to क्या हो जाएगा, x such that x belong to u and x not belong to a। ये लर्न करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। ऑब्वियसली a डैश इज इक्वल टू u माइनस ए भी हम लिख सकते हैं, ओके। वी नोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a कैन बी लुक्ड अपॉन अल्टरनेटिवली एज द डिफरेंस बिटवीन अ यूनिवर्सल सेट एंड सेट ऑफ ए। तो इस तरीके से इसको भी आप कह सकते हो। अब जो है लेट कर लेते हैं, u हमारा क्या है 1 2 3 4 1 to 10 मेंबर लिए गए और a हमारा क्या है 1 3 5 7 9 है। तो फाइंड a डैश, a डैश अगर लिखोगे तो वी नोट दैट 2 4 6 8 10 आर द ओनली एलिमेंट ऑफ u विच डू नॉट बिलोंग टू a, हेंस a डैश हमारा क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 लिख लिया जाएगा, ओके। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग इसकी कॉम्प्लीमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको देखते हैं। दूसरा इसे वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखते हैं। तो वेन डायग्राम में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बना दो, फिर आप एक कोई सेट है उसे बना दो। अब डैश वाला जो पोर्शन होगा शेडेड पोर्शन, मतलब ए को छोड़कर जितना भी पोर्शन लिया गया बाहर का वो सब हमारा क्या है, डैश है। तो कह रहे हैं कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। तो देयर आर दीज आर कॉल्ड डी मॉर्गन लॉ। इसी चीज़ को हम लोग डी मॉर्गन लॉ कहेंगे। दीज आर नेम्ड आफ्टर द मैथमेटिशियन डी मॉर्गन, ओके। इसको इन्होंने डी मॉर्गन ने दिया था, दैट्स वाई नोन एज डी मॉर्गन लॉ। द कॉम्प्लीमेंट ए डैश ऑफ अ सेट ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम एज शोन इन दिस वन। क्लियर, तो आपको पता चल गया कि इसको हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, तो जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है वो देखिए, कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट में यूनियन भी आएगा और इंटरसेक्शन भी आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, ए यूनियन अगर ए डैश लेते हैं आप, मतलब ए का यूनियन ए डैश के साथ अगर आप लेते हैं तो आपको यू मिलेगा। एग्जाम्पल आप चाहें तो ले सकते हैं। ए सपोज दैट हमारा कोई सेट है, ए हमारा है इवन नंबर और यू हमारा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हम ए डैश निकालेंगे तो ऑड मिलेगा और इवन ऑड का यूनियन लोगे तो क्या मिलेगा, नेचुरल मिल जाएगा। दैट्स वाई ये हो गया।
इसी तरीके से इसमें आते हैं, ए इंटरसेक्शन ए डैश हमारा फाई होता है। कैसे? ए हमने बोला इवन है और यू हमने बोला कि उसमें सेट ऑफ नेचुरल है। अब अगर ए डैश निकालेंगे तो ऑड मिलेगा और इवन ऑड का इंटरसेक्शन फाई ही होगा। क्लियर? अब इसके बाद आते हैं सेकंड पे, तो डी मॉर्गन्स लॉ है। वो क्या है? पहला लॉ होता है कि ए यूनियन बी का अगर डैश लेते हैं आप, ए यूनियन बी का होल डैश अगर आप लेते हो तो ये चीज़ आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मिलता है। ठीक है। दूसरा इसका है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश लेते हैं तो ए डैश यूनियन बी डैश मिलता है। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है। ओके, ये आपके जितने भी मैं आपको यहाँ प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसका हम यूज़ जो करेंगे जाके वो हम रिलेशन फंक्शन में भी करेंगे और हम लोग जो है ज़्यादा यूज इसका प्रोबेबिलिटी में करेंगे, क्लास 11th की भी प्रोबेबिलिटी में और क्लास 12th की भी प्रोबेबिलिटी में। स्पेशली सेट्स का यूज़ सबसे ज़्यादा वहीं है। थोड़ा बहुत लीनियर इनइक्वालिटी में भी है, वो अब जब इंटरवल वगैरह का रिप्रेजेंटेशन होता है तो वहाँ पर। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। तो लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? अगर हम किसी भी सेट का अगर हम लोग डैश का डैश ले, दैट इज़ कहने का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर लेते हैं तो वो हमें सिंपली ए मिलेगा। अब एग्जांपल आप देख लो, यू सपोज हमारा सेट ऑफ नेचुरल है और ए हमारा क्या है? इवन नंबर लिया गया तो ए डैश निकालोगे तो ऑड ही मिलेगा ना। अब उसका फिर से आप डैश लोगे तो यू में से फिर ऑड माइनस हुआ तो क्या मिला? इवन मिला। कुल मिला के ये आपका ए डैश का होल डैश विल बी ए, राइट। फोर्थ नंबर पे आते हैं, तो फोर्थ नंबर हमारा क्या है? लॉ ऑफ इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ इम्पटी सेट हमारा क्या होता है? लॉ ऑफ इम्पटी सेट की बात करते हैं एंड यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। फाई डैश लेंगे, अगर फाई मतलब इम्पटी सेट, तो फाई डैश अगर लोगे तो फाई डैश को क्या लिखोगे? यू माइनस फाई लिखोगे। यू में से फाई माइनस करोगे तो यू ही बचेगा ना। दैट्स वाई फाई डैश इज इक्वल टू हमारा यू हो जाएगा। और यू डैश अगर आप लेते हो तो यू डैश का मतलब क्या हो? यू मतलब यूनिवर्सल सेट। यू डैश लिखोगे तो यू को माइनस यू से करोगे ना। यू माइनस यू करोगे तो क्या आएगा? फाई आएगा ना। तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिएगा इसमें ये सारी प्रॉपर्टी आप जो है जितने मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई सारी प्रॉपर्टीज़ लर्न करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है इनकी सबकी प्रूविंग की बात करेंगे एंड रिमेनिंग जो टॉपिक हमारा है उसकी बात करेंगे। एप्लीकेशंस इसके बाद आता है तो एप्लीकेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और ये जो हमने दो टॉपिक ये जो हमने आज आपको डिस्कस किया है इस लेक्चर में, तो इससे रिलेटेड आप दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। एक तो एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, दूसरी एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। तो दो एक्सरसाइज आप इससे रिलेटेड हैं। पूरा जितना मैंने आज के वीडियो में डिस्कस किया है उसको आप कंप्लीट करिएगा। देन आफ्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे के एप्लीकेशंस की बात करेंगे एंड इसकी प्रूविंग की बात करेंगे। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है उसको लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो भी आपको देंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस।